ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। इस हफ़्ते की जो ख़बरें हम आप तक पहुँचाते रहे उसमें हमने देखा कि ये गवर्नमेंट अब चल पड़ी है, नए वज़ीर ख़ज़ाना एक्टिव हो गए हैं, IMF की टीम आई हुई है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है और ये जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं कम अज़ कम ये चलेंगे, कुछ साल चलेंगे, क्योंकि अब हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जो इस्लाहात हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी अब ऑप्शन नहीं है और वो करनी ही करनी है। तो इस पे आप बात करना चाहें किसी और मौजू पे? गज़ा पे भी हम कवरेज करते रहे इस हफ़्ते। फ़ोन लाइंस खुली हैं, आज आपकी हम कॉल्स लेंगे। हमारे पास पहले कॉलर हैं नवाब शाह से कामरान अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉडर्न दौर की ईजाद का फैज़ान है ये, कैसो लैला में नहीं अब कोई सहरा हाइल, वादे वसल में बस ₹2.5 लगते हैं, खैर से दोनों के जंबील में है मोबाइल। एक तो ये हर हुकूमत को पैराशूटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, और जो पार्लियामेंट है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गई है, और तीसरा ये कि हर फैसला हुकूमत जो है IMF के डिक्टेशन पे ले रही है, और चौथी चीज ये है कि जब से ये इमरान खान की हुकूमत गई है हर चीज के अंदर अमेरिका की स्टेटमेंट आ रही है। तो इसके पीछे क्या है, बस यही मेरे सवालात हैं। ठीक है, गुड, अच्छे सवाल हैं। तो पैराशूटर्स से आपने बात की, आपकी मुराद है वज़ीर ख़ज़ाना के वो बाहर से आए, वो तो अपनी ठीक ठाक एक नौकरी यहाँ पे जो एक बैंक के सरबराह थे वो भी उन्होंने छोड़ी, और उनकी शहरियत भी है बाहर की, डच है शायद, वो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे शौकत अजीज साहब की। हाँ, क्या चाहते हैं यार, लोग इतना कुछ कुर्बान करके आ रहे हैं मुल्क में काम करने के लिए, और देखें हैं तो पाकिस्तानी ना। तो मेरा ख्याल है उस दिन बड़ी अच्छी बात की, हम किससे बात कर रहे थे, मोहम्मद ज़ुबैर से। उन्होंने कहा देखें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में टैलेंट की कमी है, तो अगर टेक्नोक्रेट्स को बाहर से लाना पड़ जाए तो कोई ख़बात नहीं है। आपने उनसे कहा कि जी इसाक डार साहब जो हैं उन्होंने कौन से तीर मार लिए, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है ना। तो चले अगर वैसे नहीं बनी बात तो ऐसे बन सकती है। डेक्सिया बैंक का भी ये कौल है ना कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि बिल्ली का रंग काला है या सफ़ेद, अगर वो चूहे पकड़ सकती है, हाँ, बस उसको अपना काम आना चाहिए। तो दूसरी आपने बात की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो मेरा ख्याल है वो इशारा है, ये जो कल भी हमने बात की कि निगरान हुकूमत भी ऑर्डिनेंस ला रही थी, काफ़ी सारी ऐसी लेजिस्लेशन आती है जो पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है। तो बात आपकी सही है, हमने इस पार्लियामेंट में ये बाज़गश सुनी है कि भाई कानून जो है अगर पार्लियामेंट है तो वहीं से पास कराओ, जैसे इरसा वाला था, इरसा वाला जैसे हमने कल बात की। चौथा आपने कहा IMF सब फैसले क्यों करता है, इसलिए कि हम नहीं कर सकते, तो वो उनको हम कहते हैं कि आप आ जाएं, बताएं कि क्या करना है। और अमेरिका की आपने बात की कि अमेरिका जो है वो बयानबाजी कर रहा है, तो ये काम आपकी पैदाइश से पहले से जारी है। हाँ, ये भी पुराना सिलसिला है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कराची से हैं राहिल अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आप दोनों भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। एक महीने में हमें अपनी खैर आफत का मामला रखा। अच्छा, रमज़ान के हवाले से बात करूंगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे मुसलमान हैं जी, माशाल्लाह पाकिस्तानी जो हैं। मेरे रिश्तेदार रहते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। उन्होंने वीडियो क्लिप्स भेजी हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ वहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ने बाकायदा लिखा है कि जी ये मुसलमानों के लिए स्पेशल काउंटर है फॉर दी रमज़ान। वहाँ पे डिस्काउंट दी जा रही है हर चीज़ जो भी इस्तेमाल होती है आपकी खाने में, और जो भी रमज़ान के महीने में। और हम जो हैं ₹3 की चीज़ को 300 रुपये पे ले गए। आप बाजार जाइए, किसी एक चीज़ को हाथ लगाइए तो आपको 440 वोट का ना झटका लगता है। तो एक बात ये। दूसरी अभी जो आपने बात की है नए अपने फाइनेंस मिनिस्टर के, उस हवाले से ठीक है आपने बात की, मेरा इस पे बिना ऐसे इख्तलाफ है। हो सकता है मेरा ये बात ठीक ना हो जो शायद आप, पर ये मुझे अपनी जाती राय कि जी 3 करोड़ रुपए महीने कमाने वाला, उसको क्या पाकिस्तान के उस आदमी के नफ्स पे हाथ रख सकता है जिसका बिल 300 से 3000 रुपये चला गया गैस का, जिसका बिजली का बिल 2000 से 25,000 रुपये चला गया, जिस पे हर चीज़ जो है मुल्क में महंगाई हो गई और इन्होंने क्या है। तो मेरा सवाल ये है कि जी ये शख्स जिसकी 3 करोड़ रुपये महीना तनख्वाह है, उसके लिए तो 5000 रुपये लीटर पेट्रोल भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ऐसे आदमी को लेकर आए जो कॉमन मैन की दुखती रख पे जो परेशानी की है उसको पकड़ सकता है जी। नहीं तो वजीर खजाना का क्या गरीब होना लाजमी है? अच्छा, ये 3 करोड़ रुपए कैसे पता चलेगा इसकी तनख्वाह है?
ये हबीब बैंक के प्रेसिडेंट है, आप देख लीजिए जिनका सारा आया। नहीं, पता नहीं यार, 3 करोड़ ज्यादा हो गया। ऑन पेपर है या नहीं है? ज्यादा हो गया। कैसे कह ऑन रहे हैं पेपर देखे, हर चैनल ने बताया। सर? आप ये बताइए, आपने खुद देखा है? मालिक साहब ने दिखाया हबीब बैंक का। आप हबीब बैंक पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा जी 3 करोड़ रुपए की तनख्वाह छोड़कर ही आए हैं। 3 करोड़ ज्यादा। देखिए ये आपके मीडिया वाले अगर बात करते हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा, ये भी मीडिया वालों का कसूर हो गया, आप सुना नहीं कुछ ज्यादा हो गया है। सच बात कर रहे हैं ना, तो मैंने तो देखा राहिल भाई कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नहीं चले देखिए, अगर हो सकता है मैं मान देता हूँ बात हो, पर क्योंकि मैंने तो 2 चैनल्स में ये देखी कि ये पे है उनको। तो वो दोनों चैनल इनको देते थे तनख्वाह? अब ये उन्होंने कब, ये तो जी हबीब बैंक के हैं। तो आप कोट करें ना कि मैंने चैनल पे सुना है, आप तो उसे ईमान की सूरत में। मैंने यही कहा, मैंने कहा जी चैनल 2 चैनल पे है। एक अब्दुल मालिक का चैनल, मुझे नाम नहीं पता, एक अपने काशिफ अब्बासी साहब जो एयरवाई से आते हैं, उन्होंने भी, मैंने उनको देखा जी 3 करोड़ रुपए वाले फाइनेंस मिनिस्टर को ले आए हैं। लेकिन आपकी मोटी बात ये है कि ये उमरा और शुरफा जो है ये कैसे गरीब आदमी के दर्द का एहसास कैसे रखेंगे? अपनी पार्लियामेंट पे नज़र दौड़ा लें, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो क्या आपके अवाम में से इन्हीं हालात में से आ रहे हैं क्या? उनको जब उनको आप मुंतखब कर रहे हैं या उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर एक बेचारे का क्या कसूर? लेकिन मज़ेदार, आपसे आज बात करके मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। हसन अली साहब हैं हैदराबाद से। जी सर, आपकी अदालत को सलाम। वालेकुम सलाम। सर, आप में एक अवामी मसला है और ये अदालत से मुतल्लिक है। तो फरमाएं। रमजान का महीना है, तो कुरान मजीद की सूरह नूर है 24 में, उसमें 5 से 8वीं आयत तक है, जिसमें गवाहों के बारे में बताया कि उसके लिए क्या अहकाम फर्ज है। और उसमें ये बताया गया है कि ये जो हमारे यहाँ जो गवाही का जो निज़ाम है वो आमतौर पे ऐसे ही होता है जिस तरह होता है, वो आपको सब पता है। कुरान में हल्फिया कहते हैं जी, आदाब। बेसिकली उसमें जो बिल्कुल साफ और क्लियर बात लिखी है कि जब भी गवाही होती है तो उसमें 4 मरतबा जो है वो अल्लाह की कसम खाई जाती है, और 5वीं मरतबा जो है उसमें या तो अपने आप पे लानत करे, या अजाब है, या गजबनाक हो कि मैं बगल में झूठा हूँ। तो ये आपका लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो या काजी फाइजी साहब, तो केस जाएगा नहीं, अल्लाह ताला इसी में रिजल्ट दे देगा। सब आजमाने की बात है, कुरान शरीफ में बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और हमें इस पे बिल्कुल अमल करना चाहिए। बदकिस्मती है कि हमने कुरान को जो है ताक पे धर दिया है, और हम खोल के पढ़ते तो हैं लेकिन समझ के पढ़ने की चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। शमसुद्दुहा कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सबसे पहले तो रमजान मुबारक। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कॉल कर चुका हूँ। जी। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, एक मजलूम तबके की तरफ आपकी तवज्जो। EOBI पेंशनर अवामी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब खान साहब ने पिछले बजट में ये ऐलान करके 1500 रुपये इजाफा किया था की पेंशन में, जो आज 10,000 रुपया महीना है इस महंगाई के दौर में। और आप लोग यकीनन समझ सकते हैं कसमापुरसी की हालत जो है, ना दवाई ले सकते हैं, ना ग्रोसरी खरीद सकते हैं, ना बिल पे कर सकते हैं। तो इस वक्त 500 अरब का सरमाया है EOBI के पास। कोई मुस्तकिल चेयरमैन अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है, डॉग बेसिस पे उन्होंने अपॉइंट किया है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि कॉन्ट्रीब्यूशन और पेमेंट है पेंशन की वो बराबर हो गई, यानी 60 अरब सालाना इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, 60 अरब तकरीबन 54 या 55 अरब पेमेंट कर रहे हैं। और जो इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो इतनी है कि 25,000 हमारी आसानी से कर सकते हैं पेंशन। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस इशू को दोबारा उठाइए। इस हुकूमत, हमने ये कहा था कि जिस हुकूमत के मंशूर में, गवर्नमेंट पार्टी के मंशूर में ये चीज शामिल होगी कि EOBI की पेंशन जो है वो इक्वल टू मिनिमम वेज, यानी इस वक्त 32,000 रुपया है, हम 32,000 में हम 25,000 कहते हैं, कम से कम 25,000 की जाए ताकि बाइज्जत तरीके से ये पेंशन जो है ये अपना गुजारा कर सके। तो ये मेरी आप दोनों हज़रात को दरख्वास्त है। वो साहब से आपने अपने प्रोग्राम में जनरल साहब को बुलाया था EOBI के, उन्होंने ये वादा किया था कि हम अपनी वेबसाइट पर तमाम इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी तक उनकी वेबसाइट पे ना उनकी बैलेंस शीट है, ना कोई और ऐसे फिगर हैं उनकी बैलेंस शीट पे या उनकी वेबसाइट पे जो कि हमें मालूम हो। जी ठीक है, आप दोबारा उनसे रब्ता करें। हाँ,
हाँ EOBI वाले साहब से। हाँ, लेकिन ये पेंशनर्स का मसला तो है, हालांकि उन्होंने इंक्रीज किया इसको, लेकिन वो नहीं, जाहिर है कि महंगाई को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इन्फ्लेशन के एतबार से नहीं कर रहे हैं ना वो तो ये। अच्छा, ये जो EOBI का मसला है वो एक पिंडी से भी एक बुजुर्ग कॉल करते हैं, हैदराबाद से एक और साहब भी कॉल करते हैं। 2015 से हर हफ्ते एक आध कॉल आती है, तो 8 साल तो हमें सुनते हुए हो गए। नहीं सुन रही तो कोर्ट नहीं सुन रही। अच्छा, कोर्ट अगर फैसला कर भी रही है तो उस पर अमल नहीं हो रहा है। वो उनका है, नेशनल बैंक वाला मसला है। नहीं, लेकिन सबको मिला लेना, पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स को मिला लें तो सब रो रहे, चाहे वो EOBI से लेने के ख्वाहिशमंद हो, नेशनल बैंक से हों, PTCL के बहुत मुलाजमीन थे, वो अब उनकी कॉलें कम हो गई हैं। अच्छा, उनसे बचते हैं तो ये जो सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जो बिल्डर सोसाइटी है उसमें फंस जाते हैं, उनकी कॉलें आती, मतलब कोई ना कोई रौनक मेला लगा रहता है इस मुल्क में। बेसिकली देखें ना, ये जो सेफ्टी नेट है ना, पेंशनर्स का हो, दूसरे तबके हैं हमारे यहाँ, अब ये ठीक है, ये BISP वाला जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, उससे अभी आपको पता है कि पहले उन्होंने, कॉलर ने ये भी कहा कि ये रमज़ान में जो महंगाई है, अभी मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे लोगों को उसी सिस्टम के थ्रू, मतलब सिस्टम मत बनाओ, पैसे देते हो, हाँ, सिस्टम ना बनाओ। अच्छा, लेकिन वो साहब, इस पर भी पहले हम भी ये समझते थे, और ये आपने सुना होगा कि जी हम कौम को बेकारी बना रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक उस वक्त क्रिटिसिज्म ये आया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इतने साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो यार इस प्रोग्राम की में मज़ीद इजाफा नहीं होना चाहिए, इनकी तादाद तो घटनी चाहिए ना, अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या कोई रिफॉर्म की हुई है या कोई मुतबादिल है। लेकिन सेफ्टी नेट के हवाले से ये प्रोग्राम एक आपके वहाँ एक बेस बन गया, मालूम है, और लेकिन सेफ्टी नेट बढ़ता जा रहा है। हाँ, क्योंकि अच्छा, हाँ, वो क्यों है, क्योंकि आप ये तो आपने करना ही करना है, आपने सपोर्ट देनी है, लेकिन ये जो गुर्बत में जो इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर वाले जो हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सिस्टम नहीं बनाना, ये करते रहना है। अच्छा, बहुत फ़ख्र से कहते हैं जी ईदी एम्बुलेंस जो है वो एशिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। यार ये तो शर्मनाक बात है, फ़ख्र की बात है, ये तो शर्मनाक बात है कि रियासत जो है जो काम उसे करना चाहिए, रियासत ने अपने आप को हटा लिया, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी एम्बुलेंस, तो ये फ़ख्र की बात तो नहीं है। कौन है आगे? आगे हमारी लाइंस तो भी शायद देखते हैं जब तक कॉल आती है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज आपने कहा ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि वो कह रहे हैं वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। आतिफ मुर्तज़ा साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम वसद भाई और शारिफ भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं आतिफ। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो एक तो चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी। एक तो पिछले दिनों कोई सऊदी अरब वालों ने ना एक AI इनेबल्ड रोबोट ईजाद किया, बकौल उनके कि उन्होंने ईजाद किया। उसके बाद उन्होंने उसका जो नाम था ना, वो नाम उन्होंने रख दिया मोहम्मद। चलो ठीक है, अब वो सही है गलत है उसका तो मैं नहीं कहता, ये हमारे उलमा कराम डिसाइड कर लें। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो खबर आई कि उसी रोबोट ने एक खातून सहाबी के साथ एक नारेबा हरकत भी की और वो कैमरों पे रिकॉर्ड भी हुई। तो इस सारे वाक़े का जो है, मैं ये जो हमारे जय्यद उलमा इकराम है, तो ये कहाँ ये सऊदी अरब में हुआ? नहीं, वो तो हुआ आप बता रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पढ़ा या देखा जा सकता है ये जो आप बता रहे हैं? ये मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। मतलब क्या आपने YouTube पे देखा, कहाँ देखा क्या? ये बाकायदा ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट पे शेयर हुआ है, सोशल मीडिया पे, मतलब बाकायदा। अच्छा, न्यूज भी आई है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे जय्यद उलमा इकराम साहिबान है, खास तौर पे ये जो सरतन से जुदा हर एक का करते रहते हैं, तो इनको ये चीज नहीं नजर आती जो सऊदीज कर रहे हैं। क्या करें, मतलब आप क्या चाहते हैं? मतलब एक तो नाम रखना एक चीज का AI इनेबल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो इस बात पे भी डाउट है कि सऊदीज कोई चीज इजाद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, वो तो वो छोड़ें, उलमा जो है मजम्मत करें तो मतलब क्यों नहीं कर रहे, और मजम्मत करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा सऊदी अरब को? हाँ, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन आतिफ भाई सुने, मैं गुजारिश करूँ, ये ऐसी चीज़ें मतलब इनको नज़रअंदाज कर दें तो बेहतर नहीं है,
मुझे लग रहा है कि आप तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कुछ लोगों की कि क्या जो वैसे इतना तशद्दुद की बातें करते हैं इस हवाले से भी कुछ करें क्या? नहीं, वो गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप, मेरा जो कहने का मकसद है, एक चीज आपने ईजाद की। अच्छा ठीक है, वो तो हो गया। कोई पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई आप तबसरा करेंगे? चले, पाकिस्तान की सियासत के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अगेन ट्विटर के ऊपर कुछ विजुअल शेयर हो रहे हैं जिसमें ये जो PSL मैचेस हो रहे हैं इसमें फलस्तीन के जो फ्लैग है ना वो लोगों से उतरवाए जा रहे हैं, लेने के लोग नहीं। ये खबर भी सर पुरानी हो चुकी है, एक वाक़या ऐसा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। बहरहाल हाँ चलें, थैंक यू सो मच, अगली दफ़ा थैंक यू। हसन रजा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम दोनों साहिबान को, वालेकुम सलाम, रमज़ान करीम को मुबारक हो। अच्छा सर, मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो भी हमारे मसाइल हैं सियासी हवाले से या किसी भी और हवाले से, तो इसमें सबसे बेसिक जो है फैक्टर वो है तालीम का, कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बहुत ही पस्त है बाकी दुनिया के मुकाबले में। जिस तरह इंडिया ने IIT बनाई थी बहुत सारे शहरों में और उसके नताइज जब सामने आ गए हैं कि पूरी वर्ल्ड में IT में वो सबसे आगे जा चुके हैं। और दूसरा ये कि स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन जितना स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को सिखाने पे पैसा दिया जा रहा है और इसी काम में लगाया जा रहा है और मजदूरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअली या पॉलिसी मेकर लेवल के उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। एक दूसरा ये कि आप लोगों से, दोनों से मेरी ये गुजारिश होगी कि इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि जो भी सोशल मीडिया या इंटरनेट के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं और नई ऐप्स आती हैं और वो आवाम में इतनी तेज़ी से पेनिट्रेट कर जाती हैं, आप ये देख रहे होंगे कि सियासी तौर पर लोगों की जहन साजी के लिए ये किस कदर मौसर साबित हो रही हैं कि एक एक्चुअल जो एक नुक्ता नज़र होता है और एक जो है वो इंजीनियर्ड किस्म का नुक्ता नज़र होता है, तो वो आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इजीली, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इन शॉर्ट वीडियोस के जरिए और जो भी अवाम में पेनिट्रेट कर सके सोच, तो उस मुल्कों के ऊपर किस तरह से ये नज़रअंदाज हो रहा है, उन मुल्कों के इलेक्शंस पर, उनके नताइज पर और लोगों की सोच पर। और इसी मामले में जो अदम तहम्मुल और तशद्दुद की एक पूरी दुनिया में है, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ मुसलमानों के अंदर है, ये एक इंसानों के अंदर मॉब लिंचिंग का एक बन चुका है, तमाम इंसानों में ये फैलता जा रहा है बड़ी तेज़ी से। इसको सोशल मीडिया का इस पे क्या असर है? दूसरा कि हमारी जो हमारी जो तज़हीक है मिन हैसल कौम पूरी दुनिया में जो पासपोर्ट के नाम पर होती है, दूसरी हमारा माजी जो है वो बड़ा रोशन था और अभी जो है तज़हीक, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि मुल्क में। और तीसरी जो भाई सही है, थैंक यू सो मच। आपने इतना तालीम, हुनर, सोशल मीडिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट, काफ़ी सारे मौज़ूआत आ गए। सिर्फ ये सोशल मीडिया के हवाले से इन्होंने बात तो अपनी ठीक की है कि डिसइंफॉर्मेशन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और ये पूरी दुनिया में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी जो हैं परेशान हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे इसको टैकल करें। इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि हमारे यहाँ भी डिसइंफॉर्मेशन का बहुत सीरियस इशू है, लेकिन हम उसको काबू करने के चक्कर में ना अपनी रही सही आज़ादियाँ भी ना गंवा दें। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर राइट्स हैं तो कहीं वो भी ना कुचल दिए जाएं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट जो है ना वो ऑन बोर्ड ले, सारे स्टेक होल्डर्स को ले और फिर आप डिसाइड करें कि आपने कैसे टैकल करना है। आखिरी बात, सबसे ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो ठीक है सियासी जमातें भी करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, लेकिन जो हुकूमती इदारे करते हैं और करते आए हैं सोशल मीडिया से पहले से भी पुरानी रविश है, अगर वो भी अपनी इस्लाह कर लें तो शायद ये जो कचरा है ना ये थोड़ा कम हो जाए। जी डॉक्टर अकबर साहब हैं इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम सर। पाकिस्तान पिछले 2 साल से जिस क्राइसिस में चल रहा है उसमें 9 तारीख की बड़ी अहमियत हो गई है। जी जी 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का ड्राइवर चेंज करके क्राइसिस क्रिएट किया गया। ठीक है। फिर 9 मई 2023 हुआ, उसको फास्ट ट्रैक पे चढ़ाया गया। फिर चलते चलते लोग सामने आके खड़े हो गए तो 9 फरवरी करना पड़ गया और वापस पुराने ट्रैक पे गाड़ी को ले जाना पड़ गया। इस सारे क्राइसिस में 3 पॉजिटिव चीजें भी हैं। ये बहुत सारे नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस क्राइसिस में, लेकिन 3 मैं जल्दी बताऊंगा 3 पॉजिटिव चीजें हैं। एक तो ये कि आम पब्लिक जो है वो ये नॉन डेमोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है इसको नापसंद करती है और मेजॉरिटी, बहुत सारी मेजॉरिटी जो है चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इतना पहले शिद्दत से जो मुखालफत थी वो नहीं थी। दूसरा कि इन इलेक्शन के रिजल्ट्स ने
ये जो फैमिली डायनेस्टीज हैं इनको बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इनका अब ज्यादा देर फ्यूचर रहेगा अनलेस कि ये जिस तरह आप हेल्प ले रही हैं साइड से। और ये फिनोमेना जरा रीजनल लेवल पे देखें तो इस पूरे साउथ एशियन रीजन में फैमिली डायनेस्टीज जो है ना वो मेरे ख्याल में अब आखिरी सांस ले रही हैं, चाहे वो इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका ये कमेंट आ गया। हमें एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो आप कॉल्स लेंगे। आपकी कॉल्स हम ले रहे हैं, कराची लिया भी वहाँ से भी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर जहाँ से फरहान अहमद चौधरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। सर इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे पोलिंग के लिए ड्यूटी के लिए यूनिवर्सिटी टीचर्स की लगती नहीं है, इस दफ़ा पहली दफ़ा हम लोगों की लगी। अच्छा, गुड। तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग बड़ी ज़्यादती करते हैं कि ये जो 6 लाख लोग कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन, ये इतना काम करते हैं कि ये आपकी और मेरी सोच से बाहर है कि, और इनमें ज़्यादातर टीचर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी कोई जो एक्टिविटी है ये कोई 48 घंटे के ऊपर चलेगी, जिसमें पहले दिन आप गए और 11 बजे मुझे अपना सामान मिल गया, लेकिन शाम 7 बजे मुझे वहाँ बैठना था क्योंकि फौज की गाड़ी जब आएगी मैं तभी आ। 7 बजे फौज की गाड़ी आई, वो लेके मुझे वहाँ पे गई, वहाँ पोलिंग में पहुँच गया तो वहाँ पे बेंचों वाला कमरा मिल गया था। उस कमरे को एडजस्ट करने में हमें टाइम लगा। टाइम लगने के बाद उसमें 3 खवातीन भी थी। रात 10 बजे हम वहाँ से थे, सुबह 5:30 बजे हम फिर दोबारा आ गए। उसके बाद वो पोलिंग ख़त्म हुई, काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद रिज़ल्ट हमने प्रिपेयर किया। रात 11:30 बजे हम वहाँ गए और सुबह 4 बजे फिर हमारा रिज़ल्ट सबमिट हुआ वहाँ से हम जी। तो ये वाला काम लोग करते हैं और इसके लिए पैसे दिए जाते हैं 6,000 और इससे ज़्यादा पैसे आपके इतने लग जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही सूरत है कि कोई पीयर ड्यूटी करे कि वो ये कौमी फरीजा समझ के किया, और इसका कभी किसी चैनल पे मैंने कोई क्रेडिट नहीं देखा। जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन करता हूँ इन 6 लाख लोगों में से 5,99,000 लोग 1% की भी कोई बेईमानी नहीं करते। और इतना टफ टाइम होता है कहने को हमारे पास वहाँ पे मजिस्ट्रेट के इख्तियार होते हैं, लेकिन हमें हर बंदे से आराम से बात करनी पड़ती है। जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो पायक बंदे होते हैं, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादा। बिल्कुल। और फिर एक और मसला जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे नजर आया, हमें तो चले 6,000 रुपये मिल रहा था, जो पुलिस वाले थे उनकी ड्यूटी 48 की नहीं 72 घंटे की थी, और उन सिपाहियों को खाने के अलावा कोई 1 रुपए की चीज नहीं मिलती, और उन्होंने वहाँ बेंचों पे रात को सोना। तो हमें वो एक दिन की ड्यूटी इतनी बुरी लग रही है। अगर वो जो पुलिस वालों को मैं देखें तो वो अगर किसी को कार्ड तोड़ने पड़ते हैं तो सही है, गैर इंसानी किस्म की उनकी ड्यूटी आवर्स हैं, जिस पे अगर हम कहते हैं कि इन्हीं सहूलियात के साथ उनका कोई इखलाक बेहतर हो जाए तो ये होना मुमकिन है। तो मेरे कॉल का आज का बेहतर मकसद ये था कि आप लोग एक ड्यू क्रेडिट जिन लोगों ने ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो जरूर थे, और पुलिस वालों की जो गलत होता होगा बिल्कुल होता होगा, लेकिन पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती होती है ना उसको भी हाईलाइट करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है फरहान भाई, आपने बहुत अच्छा किया, इस तरफ तवज्जो दिलाई। हम एक्चुअली जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन को या जो लोग इलेक्शन करा रहे हैं जिस अंदाज में करा रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं कि नीचे लाखों लोग हैं जो अपने तय जो अपनी ड्यूटी है वो तो निभा रहे हैं, लेकिन अगर आगे जाके मामला तहस नहस हो जाए तो उनका तो उसमें कसूर नहीं होता। तो आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से अगले कॉलर हैं हमारे साथ तारिक इखलाक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपका फोरम जो है वो कंप्लीट तो नहीं है मगर माशाल्लाह भारी भरकम है, क्योंकि वसतुल्लाह साहब मौजूद है। मैं दरअसल आज जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो एक चीज़ के ऊपर बल्कि मालूम करना चाह रहा हूँ, वो इस बात के ऊपर कि IMF जो है वो हमें हर दफ़ा देता है और मुख्तलिफ चीज़ों में जो पब्लिक को सब्सिडीज दी जा रही होती हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पर वो मार्कअप करता है कि भाई इसको जो आप ख़त्म कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो हम आवाम जो है उसके साथ उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए? आया उसका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक बिजनेसमैन का एक आम आदमी के साथ हो, या एक रियासत का जो उसके शहरियों के साथ ये होता है कि इनको मराद दी जाए, इनको सहूलियात दी जाए? तो भाई मसला सारा यहाँ होता है कि IMF हर चीज़ के ऊपर तो हाईलाइट करता है, मगर कभी हमारे असेंबली हैं या जो हमारे ऊपर के लोग हैं इनको दी जाने वाली मराहत के ऊपर कोई बात नहीं होती। इसको किस तरह कट डाउन किया जाए, या जिस तरीके से लोग सियासत में आते हैं और सियासत कोई पेशा नहीं है,
ये एक इख्तियारी चीज़ है कि भाई आप लोगों की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, मगर उस खिदमत के अंदर हम दो चीज़ें बहुत गौर से देखते हैं कि असेंबली के अंदर जब इनकी तनख्वाहों के ऊपर बात आती है, इनके मराद देने के ऊपर बात आती है, तो उस पर सारी पार्टियां तकरीबन जो है, जब इनकी रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद इनको भारी भरकम मुआवजे भी दिए जाते हैं, इनको उसके बाद सहूलियात भी दी जाती हैं, और आम आदमी जो है वो उसके ऊपर इसका ज़बरदस्त किस्म का बोझ पड़ता है। तो मैंने कभी भी IMF के इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं देखते कि यार वो भी हमारे साथ खड़े हो जाएं कि भाई ये ना हो। और दूसरी तरफ ये है कि मैं शबर ददी साहब की एक बात को कोट करूंगा। उन्होंने कुछ अर्से पहले FBR के चेयरमैन, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आप FBR के तमाम निज़ाम को जो है ना वो ऑनलाइन कर दीजिए, और उसका नतीजा ये निकले, और उसमें ये करें कि आप FBR के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको फारिग ना करें, बल्कि उनको ये कहें कि अल्लाह के वास्ते आप लोग घर बैठे और घर बैठ के तनख्वाह ले लें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सरकारी इदारों का ये हाल है कि यहाँ पर काम ना करने की तनख्वाह ली जाती है और काम करने की रिश्वत। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। डिजिटाइज करें FBR को, ये एक पुरानी ख्वाहिश है। वसत साहब क्या कहेंगे? उनकी जो सारा कुछ तो तारिक साहब ने कह दिया। IMF की भी जो बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन IMF जो है वो बेसिकली ये देखता है भाई हम आपको जो पैसे दे रहे हैं आप लौटा सकते हैं या नहीं लौटा सकते। और IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है 130 ममालिक में चल रहा है। सारे ममालिक जमहूरियत तो नहीं है, हो सकता है 8-10 ममालिक उसमें जमहूरियतें भी हो, बाकी तो कोई डिक्टेटरशिप की तरह की किस्में हैं। तो उनका ये मनसब नहीं है कि जी वो कि आप कैसे अपना सियासी निज़ाम चला रहे हैं। वैसे उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि अपने खर्चे घटाएं, वो तो कहते ही हैं, वो कहते हैं। अब वो गवर्नमेंट नहीं घटाए, उसकी वो तावीलें पेश करे तो वो हमारे खर्चे जो हैं वो हमारे खर्चे घटा देते हैं और वो दिखा देते हैं, देखें जी खर्चे कम हो गए। चलें एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी आखिरी कुछ मजीद कॉल ले लेंगे। वेलकम बैक। बदर मुनीर साहब हैं लैया से। जी सर। अस्सलामुअलैकुम जनाब जिलानी साहब, उसतुल्लाह खान साहब, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आप याद ही नहीं करते? अरे सर मिला के थक जाते हैं, होल्ड पर रहते हैं, बस बात ही नहीं हो पाती। हम शायद कोई ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, क्या इशू है? आपको हमारे प्रोड्यूसर से सेटिंग करनी पड़ेगी। खैर, अब सवाल पिछले एक तो आपके कॉलर की बात एक जुमले की थी जो तमीदन हुई कि भाई प्राइवेटाइजेशन का एक अमल किया, ये स्टील मिल का और वगैरह वगैरह, IMF को उसने डिस्कस किया है। भाई आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि लोगों को रोजगार देना स्टेट की जिम्मेदारी है जी। ये प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि उसतुल्लाह खान साहब से हम काफ़ी चाहते रहे कि मुलाकात हो पाए, ना हो पाई। एक व्हाट्सएप पे मैंने कुछ सजेशन भेजी है, अगर तो साथ ये भी दिया है कि कहाँ वो पहुँचा दें। हमारी बात भी नहीं पहुँचती अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब तक। आपके सोर्स से वो सजेशन चली जाए तो आपका एहसान अजीम होगा। जरदारी साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो शेख बदर मुनीर साहब खुद शर्मा रहे हैं, कहते हुए उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा है कि मैं चूँकि एक बहुत ही सीनियर और कदीम कुर्बानी देने वाला कारकुन हूँ, लिहाजा मुझे गवर्नर पंजाब लगाया जाए। इसी तरह वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ पहुँचा दी सर, इससे ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपकी बात बहरहाल देखते हैं कि जरदारी साहब तक आपकी ये बात पहुँचती है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वक्त हमारे पास कम है। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो जी। वो मैं तीसरी या चौथी दफ़ा फ़ोन कर रहा हूँ। जी फरमाए फरमाए फरमाए। याद है वो एपिलेप्सी के लिए एक दवा होती है टेगरोल, वो जी 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 अब भी नहीं मिल रही। तो अभी जो है वो आज मैंने एक स्ट्रिप उसका एक पत्ता वो 150 रुपए में खरीदा है, वो 260 रुपए लिखा हुआ है उसके पूरे डब्बे पे 50 गोलियों का, लेकिन लेनी पड़ती है, क्या करें। ये तो मजबूरी है। अभी ये देखिए ये निगरान हुकूमत जाते आते जो है ना फार्मास्यूटिकल का कुछ मसला हल करके गई थी, पता नहीं उनको इजाजत दी थी कि प्राइसेस बढ़ाएं, तो शायद उससे कुछ मामला पता नहीं बेहतर हो, दवाई मिले तो सही कर दें भाई। 260 है ना तो 520 कर दें, 620 कर दें। लेकिन ये थोड़ी महंगी मिले लेकिन मिले तो सही ना।
अच्छा, दूसरी बात, एक छोटी सी बात ये थी कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। जी, बिल्कुल अच्छी चीज है, जमहूरियत होनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें किसी में भी जमहूरियत है, एक आध को छोड़ के? नहीं, बस ठीक है, ये भी बड़ा पुरानी डिबेट चल रही है, लेकिन सिंपल जवाब है कि नहीं है जमहूरियत। नहीं है जमहूरियत। थैंक यू। हमारे पास वक्त कम है, वरना आप उससे और मुस्तफ़ीद होते। हम अब्दुल समद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत दिन के बाद मेरा नंबर आया है। जी फरमाएं, आप आखिरी कॉलर हैं। अब नंबर आ गया तो बात करें। मैं नेशनल बैंक का रिटायर्ड हूँ सर। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर पाकिस्तान सबसे अपील करता हूँ कि ये रिटायरमेंट और पेंशन का मसला हमारा या तो मना कर दे, हमारी आस ही खत्म हो जाए खाली। नहीं तो पता क्या होता है कि हम हर दफा ये होता है कि 4 तारीख का ऑर्डर किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो जी इनको हर हाल में आप पेमेंट कर दें, उसके बाद फिर डेट पड़ गई, समझ में नहीं आया तारीख पे तारीख। हाँ वही तारीख पे तारीख ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। EOBI वाले अब देखा इसी प्रोग्राम में 2 कॉल्स आ गई, ये आ गए। तो चले ठीक है, कोशिश करेंगे कि अब से तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन EOBI वालों से कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम प्रोग्राम में उनको ज़हमत दें। अगर वो आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, आपके सवालों के जवाब भी वो दे देंगे। फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आपसे पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।